स्वागत है आप सभी का एमए सेमेस्टर 2 के पेपर 5 में, जो है इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन का परिचय। इस पेपर की लेक्चर सीरीज में हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोक प्रशासन का क्षेत्र पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। लोक प्रशासन का क्षेत्र पढ़ने के दो उपागम हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। जब हम बोलते हैं किसी विषय का क्षेत्र, तो क्षेत्र से हमारा तात्पर्य ये होता है कि किसी क्रिया के रूप में या किसी एक्टिविटी के रूप में उस विषय का, जिस विषय को हम पढ़ रहे हैं, उसका क्या क्या मेजर कंसर्न है टू स्टडी, यानी वो क्या क्या पढ़ना चाहता है, उसमें किस किस चीज को सम्मिलित किया जाए, जिसको कि उसका एक क्षेत्र माना जाता है। कि एक रेंज, जैसे हर एक चीज की अपनी एक रेंज होती है, तो वह रेंज बताता है कि उसमें क्या, कहां से कहां तक की दूरी सम्मिलित है। वैसे ही एक विषय कहां तक फैला हुआ है, उसका फैलाव कहां तक है, वो उसका क्षेत्र होता है। तो क्षेत्र को लेकर यदि हम बात करें कि लोक प्रशासन के कुछ उद्देश्य होते हैं, जो कि हमने देखा था कि अपने कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सिस्टम काम करता है। तो अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो इसके दो तरह के उपागमों की बात की जाती है, यानी इसमें भी दो दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण है पोस्ट स्कोप दृष्टिकोण और दूसरा है सब्जेक्ट मैटर दृष्टिकोण, यानी विषय वस्तु उपागम। तो पोस्ट स्कोप दृष्टिकोण के अनुसार कहा गया है कि पोस्ट स्कोप दृष्टिकोण है क्या, वो ये है कि जितने भी POSB, ये जो वर्ड्स हैं, इनको मिला के इसको पोस्ट स्कोप दृष्टिकोण बनाया है लूथर गुलिक ने। और लूथर गुलिक ने क्या कहा कि इन सारे जो वर्ड्स हैं, इनसे एक प्रॉपर पूरा मीनिंगफुल एक उद्देश्य बनता है, जो कि एक प्रशासन के मुख्य कार्यों को डिफाइन करता है। वो अब क्या है, लूथर गुलिक ने प्रशासन के 7 तत्वों को कहा कि यह लोक प्रशासन के क्षेत्र हैं। यह 7 तत्व, यानी मुख्य कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव ये 7 कार्य अगर करती है तो उसी को प्रशासन का क्षेत्र माना जाता है। जिसमें पहला P से प्लानिंग है, यानी योजना। जैसे एक व्यापक ढांचे में आवश्यक कार्यों को करना और किसी भी सिस्टम के तय लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक प्लानिंग यानी योजना तैयार की जाती है, एक रूपरेखा तैयार की जाती है कि ये कार्य कैसे होगा, तो उस आउटलाइन को प्लानिंग कहते हैं। तो प्रशासन में प्लानिंग बहुत जरूरी है, और प्लानिंग करके ही प्रशासन के कामों को किया जा सकता है। तो जैसे आपको अपना सिलेबस पढ़ना है, तो आप प्लानिंग करेंगे कि हम इसको 5 दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में पूरा करेंगे, तो आपकी प्लानिंग होती है। आप 1 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, ये सारी योजना। तो प्रशासन भी अपनी लोक सेवाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स करता है, और इस प्लानिंग की वजह से इसका जो पहला तत्व योजना को माना गया है ऑर्गेनाइजिंग। ओ से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठित करना, अर्थात प्राधिकार के अनौपचारिक ढांचे की स्थापना करना, जिसके द्वारा कार्य उप विभाजनों को तय लक्ष्य के लिए व्यवस्थित, परिभाषित और समन्वित किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक प्रॉपर ढांचा जो दिखाई देता हो, और उसमें क्या होता है कि चीजें व्यवस्थित रूप से कार्य करती है। और जहां अगर हमें 2 चीजों का कोऑर्डिनेशन करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो दोनों चीजें हैं कहाँ। तो प्रशासन पूरा ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग सारा प्रशासन चलता है और समन्वय होता है। तो बहुत से जो कार्य हैं, कार्यों के भी छोटे और छोटे कार्य, पूरा इसकी एक हायरार्की होती जाती है कि सबसे ऊपर के लोग जो होते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक काम करते हैं, और कार्य के विभाजन होते जाते हैं जो निचले स्तर तक पहुंचते पहुंचते बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा संगठन इसमें काम करता है। फिर है स्टाफिंग, यानी कर्मचारियों की भर्ती। कर्मचारी और जो प्रशिक्षण प्राप्त करके जितना भी काम करने वाले लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वह स्टाफिंग कहलाती है। तो प्रशासन में स्टाफ होना जरूरी है,
और स्टाफ ही आपको काम करते हुए दिखाई देता है। तो आप जाएंगे अगर कलेक्टर ऑफिस में, तो आपको ऑफिस के बाहर बहुत सारे कर्मचारी घूमते हुए दिखेंगे। तो सारे सरकारी कर्मचारी होते हैं और वो सारा प्रशासन का स्टाफ होता है। तो प्रशासन का जो ये तत्व है इसे बोलते हैं कर्मचारी यानी स्टाफ। उसके बाद डी से है डायरेक्शन यानी निर्देशित करना। इसमें निर्णय लेने और उन निर्णयों को विशिष्ट एवं सामान्य आदेशों निर्देशों में समायोजित करने का निरंतर कार्य उपक्रम के नेता की भूमिका का निर्वाह करना। डायरेक्शन जैसे कोई कार्य करवाना है तो आदेश देने वाला नेता होना चाहिए और फिर उस नेता की आज्ञा का पालन करने वाले उसके फॉलोवर्स होने चाहिए। तो डायरेक्शन तब होती है कि अगर कोई अधिकारी है उसको अपने निचले कर्मचारियों से कार्य करना है तो वह उनको आदेश देगा। वह आदेश कैसे देगा? वो अपने कार्यालय के पत्र जारी करेगा, वह कार्यालय आदेश निकालेगा, नोटिस निकालेगा और इस तरीके से वह अपने से अधीनस्थों को डायरेक्शन देता है, निर्देशित करता है। चौथा इसका जो तत्व है वो है डी फॉर डायरेक्शन। फिर CO से कोऑर्डिनेटिंग। किसी भी प्रशासन में बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं होता। ये अपने आप में ही समझ में आने वाली बात है कि प्रशासन बहुत सारी चीजों से, तत्वों से और मनुष्यों से मिलकर बना होता है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। अगला है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में उन लोगों को सूचित रखना जिसके प्रति कार्यपालिका चल रहे कार्यों को लेकर जवाबदेह होती है। यानी यदि प्रशासन में कोई भी कार्य हो रहा है तो कार्यपालिका किनके प्रति जवाबदेह होती है? कार्यपालिका जवाबदेह होती है संसद के प्रति। तो जो हमारे चुने हुए नेता होते हैं वो जनता का जो सदन है, संसद है, लोकसभा है, उसके प्रति जवाबदेह होती है। वहां पे उनसे सवाल पूछा जाता है। तो सरकार के जो लोग होते हैं, प्रशासन के जो लोग होते हैं, उनको जनता को जवाब देना पड़ता है। तो वो जवाब ऐसे ही नहीं देते, उसमें उनको पूरा डेटा, जांच और स्वयं के अंतर्गत काम करने वालों को सूचित करना शामिल होता है। वो आपस में एक दूसरे को तो रिपोर्ट करते ही हैं, प्लस जिनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन्होंने उन्हें जिम्मेदारी दी होती है, उसको भी रिपोर्ट करते हैं। तो प्रशासन में रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। फिर है बी फॉर बजटिंग यानी बजट बनाना। वह सब कुछ जो वित्तीय नियोजन, हिसाब रखने और नियंत्रण रखने के रूप में बजट बनाने के साथ होता है। यानी अगर प्रशासन चल रहा है तो उसका कुछ खर्चा है, उस खर्चे को कहाँ से मैनेज करना है, राजस्व कहाँ से कलेक्ट करना है और किस तरीके से पूरा बजट बनना है, पैसों का आवंटन होना है, वह सब कार्य भी प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। तो ये सारे वर्ड्स मिलके हुए पोस्ट कोब। लूथर गुलिक कहते हैं कि ये जो पोस्ट कोब है, लोक प्रशासन का जो आत्मा है वो यही पोस्ट कोब है और हमें खाली लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र को पोस्ट कोब तक ही सीमित रखना चाहिए, जो कि एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थक है। तो ये पोस्ट कोब हुआ। इससे पहले हम पोस्ट कोब उपागम की आलोचना देख लेते हैं कि पोस्ट कोब उपागम अपने वर्तमान स्वरूप में काफी लंबे समय तक वह स्वीकार्य बना रहा, लेकिन धीरे धीरे इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी। फिर इस बात का ज्ञान हुआ कि पोस्ट कोब की गतिविधियां, तकनीकें संपूर्ण प्रशासन तो दूर इसका महत्वपूर्ण भाग भी नहीं हो सकती है। यानी पोस्ट कोब तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है लोक प्रशासन का, उसकी कुछ तकनीकें हैं। लोक प्रशासन का क्षेत्र इससे भी थोड़ा व्यापक है। तो पोस्ट कोब तो ये कहता था कि प्रशासन की जितनी भी समस्याएं हैं सभी एजेंसियों में समान होती है, चाहे वो कार्य किसी भी प्रकृति के कर रहे हो। तो आप खुद देखिए कि अगर हमारे प्रशासन में एक डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है और दूसरा डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उन दोनों की समस्याएं अलग अलग होगी, उनकी प्रकृति भी अलग अलग होगी। तो इस तरीके से इन समस्याओं का समाधान करने के लिए और अलग अलग प्रकार की हमें प्रशासन की विशिष्टताओं की जरूरत होगी। तो इस प्रकार से इन तथ्यों को अगर पोस्ट कोब में अनदेखा किया जाता है कि अलग अलग एजेंसियों को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए लोक प्रशासन का जो अध्ययन क्षेत्र है पोस्ट कोब से भी एक कदम आगे है। तो पोस्ट कोब सिर्फ प्रशासन के उन्हीं उपकरणों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि वास्तविक प्रशासन उससे एक कदम आगे है। जैसे कि विभिन्न सेवाएं। ये विभिन्न सेवाएं क्या है? जैसे कि रक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि। और इन सेवाओं की अपनी विशिष्ट प्रकृति और तकनीकें होती हैं जो कि सामान्य पोस्ट कोब तकनीकों में नहीं होती। पोस्ट कोब अपने आप में एक वैज्ञानिक तकनीक है और सेवाएं अपने आप में सोशल सर्विसेज से ज्यादा जुड़ी हुई हैं। तो दूसरे शब्दों में हर प्रशासनिक एजेंसी का विषय वस्तु के कारण अपना एक अलग स्थानीय पोस्ट कोब बन जाता है
और गुलिक की सामान्य पोस्ट कोड की तकनीकें प्रशासन की विषय वस्तु से प्रभावित होती है। तो इसमें ये कहना है कि पोस्ट कोड की तकनीकें भी विषय वस्तु से प्रभावित होती है, यानी विषय वस्तु जो है वो वास्तव में लोक प्रशासन के क्षेत्र को थोड़ा और व्यापक रूप में देखता है, और वह व्यापक रूप लोक कल्याणकारी प्रशासन के लिए बहुत सारी सेवाएं प्रदान करने में देखा जाता है। तो पोस्ट कोड उपागम को तकनीक निर्देशित कहा गया, और इसमें कहा गया है कि यह बुनियादी तत्व विषय वस्तु के ज्ञान की उपेक्षा करता है। तो लोक प्रशासन का जो उद्देश्य है वह विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। तो यह उपागम क्या कहता है कि सेवाएं और प्रशासनिक एजेंसियां जो अलग अलग प्रकार की सेवाएं जनता तक ले जाती हैं, उन सेवाओं की सारभूत समस्याएं उनकी विषय सामग्री पर निर्भर करती है, उससे सरोकार होना चाहिए लोक प्रशासन को। तो सेवाएं और काम जो सर्विसेज हैं उसका लोक प्रशासन से सीधा सीधा ताल्लुक है। इसलिए लोक प्रशासन को केवल तकनीकों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, सारभूत सरोकारों का भी अध्ययन करना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पोस्ट कोड और विषय वस्तु उपागम एक दूसरे के विरोधी हैं, बल्कि लेविस मैरिम कहते हैं कि एक कैंची की दो धारों के समान है, जिसमें जैसे एक पोस्ट कोड के क्षेत्र का ज्ञान लेता है और दूसरी धार विषय वस्तु का ज्ञान जिसमें तकनीकों का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से दोनों धारें मिलके ही कैंची का निर्माण कर सकती हैं। तो ये था विषय वस्तु उपागम, जो कि लोक प्रशासन का थोड़ा व्यापक है, क्षेत्र बताता है। और पहला था पोस्ट कोड उपागम। उसके बाद शिक्षा की शाखा के रूप में लोक प्रशासन की 5 शाखाएं मानी गई है, जिसमें पहला सांगठनिक सिद्धांत और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिसमें संगठन क्या है, औपचारिक अनौपचारिक संगठन, उन दोनों का अंतर, और प्रशासन में इन संगठनों का क्या महत्व है, व्यवहार में ये कैसे काम करते हैं, इसको पढ़ा जाता है। लोक कर्मचारियों का प्रशासन कैसे होता है, जिला कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, इन लोगों की क्या भूमिका होती है, ये कैसे कार्य करते हैं। लोक वित्त प्रशासन कैसे होता है, कैसे राजस्व का कलेक्शन किया जाता है, कैसे करों को इकट्ठा किया जाता है, कैसे उनकी एलोकेशन की जाती है। तुलनात्मक और विकास प्रशासन इसमें पढ़ा जाता है, और लोक नीति का विश्लेषण किया जाता है, यानी पब्लिक पॉलिसी का एनालिसिस किया जाता है। तो ये भी जो 5 चीजें हैं, ये लोक प्रशासन को अगर हम अध्ययन के रूप में देखें तो शिक्षा की शाखा के रूप में ये 5 इसके अध्ययन क्षेत्र हैं। और यदि हम उद्देश्यों के रूप में देखें तो लोक प्रशासन का जो उद्देश्य है वह पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग ये जो 7 तत्व है लूथर गुलिक के, उसको लोक प्रशासन माना जाता है। और इसके अलावा जो विषय वस्तु उपागम है वो सारभूत तत्वों को लोक प्रशासन का क्षेत्र मानती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे लोक प्रशासन की भूमिका को लेकर। तो टिल देन गुड बाय।